हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल फिजियोलॉजी। जनरल फिजियोलॉजी का हमारा टॉपिक नंबर 1 है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस पे आने से पहले हम ये देखते हैं कि हम जनरल फिजियोलॉजी को कैसे कवर करेंगे। हम जनरल फिजियोलॉजी को 4 टॉपिक्स में कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द होम्योस्टेसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेल्यूलर कनेक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स और आखिरी में हम पढ़ेंगे इडीमा एंड एपोप्टोसिस। तो देखिए, हम जनरल फिजियोलॉजी में सेल को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल के बारे में आपके पास जो नॉलेज है दैट इज़ मोर देन जो हमारी बुक्स में लिखी गई है। ठीक, आपने बहुत ब्रॉडली बहुत अच्छे से सेल पढ़ी है। जो बाकी उसमें पढ़ना होगा वो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो क्या है होम्योस्टेसिस। देखिए, होम्योस्टेसिस टर्म जो है ये कॉइन की थी पहली बार वॉल्टर कैनन ने, एंड इट रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हमें दो स्पेशल केसेस पढ़नी है, डिजीज और रिप्रोडक्शन। तो डिजीज क्या होता है? डिजीज होता है अ स्टेट ऑफ डिसरप्टिव होम्योस्टेसिस। ठीक, डिजीज के टाइम जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स है वो कंटिन्यू करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं। ठीक, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनसेशंस, मल्टीपल कंपनसेशंस के थ्रू होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स कंटिन्यू करते हैं इन डिजीज स्टेट। इसके बाद रिप्रोडक्शन। देखिए देखिए रिप्रोडक्शन मैनी अ टाइम्स होम्योस्टैटिक फंक्शन कंसिडर नहीं किया जाता है, बट इन द लॉन्ग रन, ठीक, फाइनली अगर देखा जाए तो देखिए रिप्रोडक्शन से क्या होगा? रिप्रोडक्शन से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कि वो जो नया ऑर्गेनिज्म बने, जो उसमें सारे स्ट्रक्चर्स हो वो कैसे हो? ऑर्गेनाइज्ड हो। और वो क्या हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। इन दोनों कंडीशंस के कारण रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज होम्योस्टैटिक फंक्शन। ठीक, पहला क्या कि रिप्रोडक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है। और रिप्रोडक्शन क्या हेल्प करता है? इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि होम्योस्टैटिक फंक्शंस का कंटिन्यूसली बॉडी में रन करना कितना एसेंशियल है बॉडी फंक्शंस और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। ठीक, देखिए हमारे अंदर जो पोटेशियम होता है, अगर वो 1/3 ऑफ नॉर्मल 1/3 ऑफ नॉर्मल हो जाए तो क्या होता है? पैरालिसिस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि नर्व सिग्नल्स नहीं जनरेट हो पाते। इसके बाद अगर यही पोटेशियम डबल हो जाए तो जो हार्ट की मसल्स है वो सीवियरली डिप्रेस हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या पता चला? पोटेशियम की कंसेंट्रेशन कम हो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, पोटेशियम की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? तो इससे हमें पता चला कि होम्योस्टेसिस इज वेरी मच एसेंशियल टू मेंटेन नॉर्मल लाइफ। ओके, इसके बाद देखिए होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स कैन बी अचीव्ड बाय टू टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स। ठीक, नॉर्मली दो टाइप के फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं। जो पहला फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए मोस्ट कॉमन होता है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के केस में क्या होता है? देखिए अगर कोई स्टिमुलस बढ़ रहा है, नेगेटिव फीडबैक के ऑपरेट करने के बाद वो स्टिमुलस घट जाता है। और अगर कोई स्टिमुलस घट रहा है तो नेगेटिव फीडबैक के ऑपरेट होने के बाद वो स्टिमुलस बढ़ जाता है। आप कहोगे इसकी कोई एग्जाम्पल बताओ। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है? हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो कहाँ पे गया? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसने एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया टू सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो चलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो बढ़ गए, लेकिन अब अगर इनकी एक्सेस लेवल होगी तो एक्सेस लेवल होते ही ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स खुद किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे कि अब बहुत हो गया हमारा रिलीज, अब हमारे रिलीज को कम करवाओ। तो इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब क्या एक इंक्रीजिंग स्टिमुलस उसी स्टिमुलस को डिक्रीज करे, या एक डिक्रीजिंग स्टिमुलस उसी स्टिमुलस को इंक्रीज करे, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम क्या देखेंगे? एक इंक्रीजिंग स्टिमुलस फर्दर इंक्रीज करता है उसी स्टिमुलस को, या एक डिक्रीजिंग स्टिमुलस पॉजिटिव फीडबैक के बाद फर्दर डिक्रीज करता है उसी स्टिमुलस को। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है। देखिए जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो जब कुछ प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं वो और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। ऐसे ही चाइल्ड बर्थ के टाइम एक कंट्रैक्शन फर्दर कंट्रैक्शंस को क्या करवाता है? इंड्यूस करवाता है। जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल्स के दौरान भी ऐसा ही होता है और ओवुलेशन के टाइम भी ऐसा ही होता है। तो ये चार एग्जांपल्स आप याद रखिएगा पॉजिटिव फीडबैक
फीडबैक मैकेनिज्म में ब्लड क्लॉटिंग, चाइल्ड बर्थ, जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल्स एंड ओवुलेशन। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को हम अडेप्टिव कंट्रोल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक मसल क्या परफॉर्म करती है, एक फंक्शन परफॉर्म करती है खुद से, और फिर ये ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि मैंने ये फंक्शन ऐसे परफॉर्म किया, और अगर उसमें कोई एरर था तो ब्रेन इसको करेक्ट करता है, कहता है कि अगली बार जब खुद से करो तो इस करेक्शन के साथ करना। यही हमें इसमें पढ़ना है। मसल परफॉर्म्स द फंक्शन इटसेल्फ एंड सिग्नल फ्रॉम द मूविंग पार्ट्स इज सेंट टू ब्रेन दैट करेक्ट्स इट इन केस ऑफ एनी एरर फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये समझ आया। साथ जो हमारा पहला टॉपिक है होम्योस्टैसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स अफेक्टिंग होम्योस्टैसिस कंप्लीट होता है। थैंक यू।